अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 27वां लेक्चर है और इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 की इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे। उसके आगे जो टॉपिक्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर है मोमेंटम के मतलब और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात हमने कर लिया। ये बेसिकली नाइन्थ के अंदर भी चैप्टर मौजूद है और मेरे ख्याल से चौथा चैप्टर है या हाँ चौथा चैप्टर नाइन्थ के अंदर, और ये तीसरा चैप्टर नाइन्थ के अंदर, और ये यहाँ पे भी मौजूद है। अच्छा, इसमें हमारे पास हमने यहाँ तक पढ़ा था इलास्टिक इन वन डायमेंशन क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम भी बराबर होता है और काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है इन लेमैन टर्म्स या इन सिंपल टर्म्स क्या होता है, जो जिसमें के जितना ज़ोर से जितनी टकराने से पहले और टकराने के बाद जो सम ऑफ मोमेंटम है मतलब वो चेंज ना हो। जितनी वेलोसिटी के अंदर, जैसे एक बॉडी हल्की है एक भारी है, हल्की बॉडी तेज़ आ रही थी, भारी बॉडी हल्की जा रही थी। इसके अंदर इसकी वेलोसिटी थी, इस बॉडी की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी 5 मीटर पर सेकेंड थी। अब ये टकराई, टकराने के बाद या तो ये दोनों 7.5 मीटर की होगी या ये 5 की होगी और ये 10 की होगी। इसका मतलब क्या है कि इसने वेलोसिटी के अंदर जितनी तब्दीली कमी इसमें आई उतनी कमी इसमें, उतना इजाफा इसमें होगा। तो इलास्टिक प्लेन मतलब मोमेंटम का सम बराबर, क्योंकि मैस इंटू वेलोसिटी होता है। मैसेज तो चेंज नहीं होते लेकिन वेलोसिटीज चेंज होती हैं। तो वेलोसिटी अगर इक्वल चेंज है तो एम इंटू वी प्लस एम एम बिफोर क्लिजन एंड आफ्टर क्लिजन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। अब उसके आगे फर्दर इसी डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। इलास्टिक कोलिजन वाली डेरिवेशन है ये। ठीक है, क्या कहता है जी इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू, अभी यहाँ पे जो जो हमारे पास m1 v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 का स्केयर बराबर है, ये है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। v1 का स्केयर v2 का स्केयर और यहाँ पे m1 v1 डैश का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्केयर। अब यहाँ पे 1/2 दोनों तरफ से कॉमन लेके काट सकते, तो हमने काट दिया। हमारे पास बच गया m1 v1 का स्केयर प्लस m2 v2 का स्केयर इक्वल्स टू m1 v1 डैश का स्केयर प्लस m2 v2 डैश का स्केयर। ठीक है, अब इसमें मैं जो बॉडी वन है m1 उसको एक तरफ, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है वहाँ पर उसने क्या किया कि मैं जो मैस वन है उसको एक तरफ ले आया, डैश का भी स्केयर है m1 v1 डैश स्केयर इक्वल्स टू m2 v2 डैश, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा m2 v2 का स्केयर। तो ये आपके पास पॉसिबल एक इक्वेशन बन गई। इसमें उसने m को कॉमन ले लिया, m1 कॉमन लेने के बाद आपके पास बता v1 का स्केयर माइनस v1 डैश का स्केयर, m2 कॉमन लेने के बाद v2 डैश का स्केयर माइनस v2 का स्केयर हो सकता है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब और m1 इज m इंटू वी वन प्लस वी डैश प्लस इंटू वी वन माइनस वी डैश और v1। अब इसी का उसने फार्मूला ओपन कर दिया। ये सेपरेट स्केयर का फार्मूला है, इसमें हम यहाँ पे उसने लिखा हुआ है m1 इंटू इसको v1 का v1 प्लस v1 डैश और v1 माइनस v1 डैश लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे m2 है v2 डैश माइनस v और v2 डैश प्लस v2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। और डिवाइडिंग इक्वेशन 3.15 टू 3.14 हमारे पास एक ओरिजिनल इक्वेशन थी
ये वाली जिसमें मोमेंटम की बात करते हैं, इसको इस पर डिवाइड करने से हमारे पास क्या बचता है, v1 प्लस v1 डैश इक्वल्स टू v2 प्लस v2 डैश। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास ये पॉसिबल इक्वेशन है, एक ये भी है, ये भी है, ये सारी इक्वेशंस हैं जो हमारे पास इसके रिजल्ट में आती हैं। इन मुख्तलिफ जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, जो जो गिवन होंगी, उसके लिहाज से हम इनको यूज़ करते जाएंगे। इसमें कोई इतनी वो बड़ी जिसे कहते हैं साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं आपके पास। लेकिन बिफोर collision v1 minus v2 is the velocity of the first ball relative to the second ball. Similarly, v1 dash minus v2 dash is the velocity of the first ball relative to the second ball after collision. It means that relative velocities before and after the collision have the same magnitude but are reversed after the magnitude collision. मैंने अभी अभी जो आपको एग्जांपल दी थी वही बातें यहाँ पे ये कर रहा है, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना। इन इक्वेशन 3.14 एंड 3.16 m1 m2 v1 एंड v2 आर नोन क्वांटिटीज। इसमें कहता है ये चीज़ें हमारे पास नोन हैं, m1 m2 v1 v2 ये हमें पता है, और जो टकराने के बाद v2 v1 डैश है ये हमारे पास नोन क्वांटिटीज़ है, और v2 डैश ये हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आफ्टर कोलिजन वाली जो वेलोसिटीज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है। अब इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास पॉसिबल फार्मूले बन जाते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी सॉल्व these equations to find the values of v1 dash and v2 dash which are known the results are। इसकी जो कैलकुलेशन है ये इसका एक हाफ पार्ट जो है वो हमने नाइन्थ के अंदर कैलकुलेशन उसकी की हुई है। ठीक है, v1 डैश के अगर हमने फाइंड करना है, कह रहा है 3.14 और 3.16 को सॉल्व करके हमारे पास ये 3.14 3.16 और 3.15 को सॉल्व करके हम अपने पास ये वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। ये आसान है बेसिकली। अगर मैंने v1 डैश निकालना है, एक मैं निकाल देता हूँ इसकी ये वाली वैल्यू, बाकी दूसरी आप खुद निकाल लीजिएगा। v1 डैश की अगर मैंने वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ 3.16। मेरे पास इक्वेशन बनती है कौन सी, v1 प्लस v1 डैश इक्वल्स टू v2 प्लस v2 डैश, और एक इक्वेशन ये मेरे पास है m इंटू v1 माइनस v1 डैश और m2 इंटू v2 माइनस v2 डैश, और एक इक्वेशन मेरे पास वो बनती है ऊपर जो है। अब मैंने फाइंड करना है v1 डैश, तो मैं इन दोनों को यूज़ करके या इस तीसरे को साथ यूज़ करके इस वैल्यू निकालूंगा। यहाँ से v1 डैश निकालूंगा तो किसके बराबर होगा मेरे पास, v2 प्लस v2 डैश माइनस v1। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, v2 की वैल्यू क्या है, v2 डैश की वैल्यू क्या है, और v1 डैश की वैल्यू क्या है। तो इनकी वैल्यूज़ निकाल के इसके अंदर पुट करके ये डेरिवेशन है, यहाँ पे नहीं करवाई गई तो मतलब आपसे भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, तो हम भी इसकी डेरिवेशन को नहीं करें। सिर्फ ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, और ये अगर याद हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। जी, उसके बाद अगली बात है जी, कह रहा है हमारे पास स्पेशल केसेस हैं जब हमारे पास वी m1 और m2 दोनों बराबर हों तब क्या होगा। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3.17 और 3.18 जो v1 डैश है इससे उसने फर्दर कैलकुलेशन की है, m1 को m2 के बराबर लिख दो। तो मेरे पास मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ पहले। v1 डैश की जो इक्वेशन है वो ये है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब इसमें जब हमारे पास
m1 इक्वल्स टू m2 है, तो ये m1 माइनस m2 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2m1 ओवर m1 प्लस m2, सॉरी ए भी m1 हो गया, तो इनको मैं बराबर रख लिया, तो यहाँ m2 की जगह पे m1 लिख दूंगा, या m1 की जगह पे m2 लिख दूंगा। तो मैंने m2 की जगह पे m1 लिखना शुरू कर दिया, ये सिंपल m लिख दूँ, 2m1 ओवर 2m1, ये कट गए तो आपके पास v2, तो v1 डैश आपके पास क्या आ गया, v2 के बराबर। और इसी तरह जब v2 डैश का फॉर्मूला लिखेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा सेकंड पार्ट, तो v2 डैश आपके पास v1, मतलब जितनी, अगर m1 और m2 बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटीज़ विल बी रिवर्स मतलब जो v1 v2 की पहले वेलोसिटी थी वो टकराने के बाद v1 की हो जाएगी, पहली बॉडी की m1 की, और जो m1 की वेलोसिटी थी वो m2 की वेलोसिटी हो जाएगी। सिंपल एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज, कम्प्लीटली एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज होगा यहाँ पे। और अगर when m1 and m2 is equal to 0 and v2 is equal to 0, अब दोनों बॉडीज़ का वेट बराबर है, वज़न बराबर है, और v2 पहले ज़ीरो थी, m1 इक्वल्स टू m2 एंड v2 इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, v1 डैश इक्वल्स टू m1 m2 बराबर है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, पहले कैलकुलेशन करके दिखा दी मैंने आपको, प्लस 2m1 ओवर m1 प्लस m1 इंटू v2 की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा, v1 डैश इक्वल्स टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू v2। इसका क्या मतलब है कि जो, अगर ये m1 है मेरे पास, ये m2 है, इट हैज़ वेलोसिटी ज़ीरो एंड इट हैड वेलोसिटी सम v1, टकराने के बाद ये बॉडी यहाँ पे रुक जाएगी m1 जो है v1 डैश इक्वल टू ज़ीरो के साथ, और ये जो दूसरी वेलोसिटी v2 वाली बॉडी जो है ये आगे निकल जाएगी v1 वेलोसिटी के साथ, ठीक है। क्योंकि v1 की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ये इस साइज़ का ज़ीरो हो जाएगा ये वाला। मैं सिर्फ एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, दूसरी सिर्फ आपको बुक से रेफरेंस दे रहा हूँ इसका। ये देख लें आपके पास m2 माइनस m1 और 2m1 यहाँ v1 है, तो ये जो वैल्यू है m1 m2 बराबर है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो है इसमें v1 है, बाकी वैल्यूज़ 2m1 और 2m1 कट जाएंगे और v1 बच जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो बॉडी 2 है जो रेस्ट पे थी, उसकी जो नई वेलोसिटी है वो हमारी इस बॉडी की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ये केसेस जो हैं ये सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आपके पास इलास्टिक रेजिन के अंदर ये केसेस को डिस्कस किया जाता है, पिछले जो 9th में था वो इस तरह केसेस को डिस्कस नहीं किया गया था। ठीक है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद मैसिव बॉडी, जब m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तब क्या होगा, तो आपके m1 के अंदर जो m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 और बॉडी वेलोसिटी v2 ज़ीरो पे है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये मैस m2 जो है वो काफ़ी बड़ा है और m1 बहुत छोटी सी है, तो क्या होगा, v1 इस तरफ आ रही है टक्कर खाने, ये बहुत वज़नी है तो इसको फ़र्क हल्का कुछ बिल्कुल नामालूम सा निगलेक्टेड फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये बॉडी टकराने के बाद क्या होगी, वापस आ जाएगी विद वेलोसिटी v1 डैश, जो कि v1 के हिसाब से ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन उसकी मुख्तलिफ होगी, ठीक है। व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद द स्टेशनरी बॉडी, अब ये थी स्टेशनरी मैसिव बॉडी एट रेस्ट, और मूविंग बॉडी स्मॉल वेट वाली थी, ये तीसरा केस जो था। अब अगला केस वो बात कर रहा है जी कि हमारे पास अगर जो एट रेस्ट है वो स्मॉल बॉडी है, और एट जो मूविंग बॉडी है दैट इज़ दी मैसिव बॉडी, ये रेस्ट पे है, ठीक है, स्मॉल बॉडी जो है, और ये जो m1 वाली बड़ी बॉडी है दैट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये v2 इसकी अभी फ़िलहाल ज़ीरो, इसमें क्या होगा, टकराने के बाद इट गिव्स v1
डैश इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स v1, मतलब इसकी वेलोसिटी के अंदर जैसे जब बड़ी बॉडी रेस्ट वो थी रेस्ट पे थी तो इसके टकराने से उसकी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली नहीं आई। इसी तरह जब बड़ी बॉडी मूव कर रही है तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली बहुत कम आएगी, जो मतलब v1 डैश अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू v1, देयर विल बी नो विजिबल चेंज, और दैट हम जिसको कह सकते हैं चेंज हुआ है, उसकी नई वेलोसिटी भी वही रहेगी, लेकिन ये जो है उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा थी। इस वजह से ये जो है v2 डैश जो है वो 2v1 ऑलमोस्ट इसकी वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी के साथ शूट आउट कर देगी यहाँ से, ठीक है, एकदम से निकलेगी और डबल दी वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट बॉडी से आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स हैं बिकॉज दीज आर रिजल्ट्स आर वेरीफाइड विद दी एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के साथ इनको वेरीफाई किया गया है। तो ये सिर्फ ये चीज़ें याद रखने वाली हैं और ये आप लोगों ने भूलनी नहीं है। इलास्टिक इक्वेशन आ जाए तो ये सारा कैलकुलेशन भी और ये सारी आगे यहाँ तक आपने चीज़ें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो एंड मोमेंटम, रॉकेट प्रोपल्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। Force due to water flow, when water from a horizontal pipe strikes a wall normally force is exerted on the wall, ठीक है। आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल वॉल है सामने, ठीक है, यहाँ से पाइप से पानी जा रहा है। टॉपिक में इसका नाम F ड्यू टू वाटर फ्लो, ठीक है। अब ये वॉल है, यहाँ से एक पाइप आ रहा है पानी वाला, यहाँ से पानी निकल के इस दीवार के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद पानी क्या हो रहा है, पानी जो है इधर नीचे बहेगा, आगे नहीं जाएगा बल्कि नीचे बहना शुरू कर देगा, क्योंकि आगे दीवार है, दीवार से आगे पानी जा नहीं सकता। तो when suppose the water strikes the wall with normally with velocity v, normally मतलब 90 डिग्री के साथ बिल्कुल सीधा मैंने टक्कर मार रहा हूँ, वेलोसिटी इसकी थी v और टकराने के बाद वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, suppose the water strikes with velocity comes to rest, ये रेस्ट पे आ गया, मतलब इस तरह इसकी मूवमेंट जो वो ख़त्म हो गई है, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब ज़ीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, डेल वी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ ज़ीरो है, वी आई वी है तो माइनस वी, ये आपके पास चेंज इन डेल्टा वी या चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। फ्रॉम सेकेंड लॉ द फोर्स इक्वल्स द मोमेंटम चेंज पर सेकेंड ऑफ वाटर इफ, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, फोर्स क्या थी, मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन एम वी बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन है विद दी, हमने ये नाइन्थ के अंदर की हुई है। अब यहाँ पे वी एफ की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ज़ीरो माइनस एम वी ओवर टी, आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इक्वल्स टू माइनस एम वी ओवर टी। ये जो आपके पास एक फार्मूला आ जाता है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। एफ ऑन दी वाटर इज, जब वाटर स्ट्राइक करता है वॉल के साथ तो देन फोर्स एफ ऑन दी वाटर इज दिस, ठीक है, मैस पर यूनिट पर सेकेंड ओवर चेंज इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैस पर सेकेंड एम ओवर टी इंटू वी, ठीक है, वी जो है डेल वी था, चेंज इन वेलोसिटी था। फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल इज इक्वल बट ऑपोजिट, यहाँ से वेलोसिटी आ रही है, टक्कर खा रही है, ये पानी भी दीवार पे जोर लगा रहा है, दीवार भी पानी पे जोर लगा रही है, इसको रोक रही है, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। अगर इसको हम वाटर की फोर्स कह देंगे, इसको अगर हम कह दें वॉल की फोर्स, तो फिर वाटर की फोर्स क्या होगी, एम वी बाय, ठीक, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन।
ठीक है। अच्छा जी, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।